ओके, तो कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि सर एक बार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दैट्स व्हाई ये मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बस क्लियरली एक बार फोकस करिएगा और सुनिएगा बातों को ध्यान से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली हुआ क्या कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कहीं पर भी प्लेस हो, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। जरूरी नहीं है कि दोनों का मास सेम हो, ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने रैंडम ऐसे एज्यूम कर लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच का गैप ये मान लिया हमने कि स्मॉल r है। दे आर केप्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया गया कि इफ देयर आर टू बॉडी केप्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, as they are having their mass m1 and m2, so these two body will always attract to each other with a certain force, right ना? And that particular force मीन टू से वो जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, सपोज कि वो F लगेगा, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। दैट मीन्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, m1 इंटू m2 एक्चुअली, राइट ना? तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हाफ पार्ट है इस लॉ के स्टेटमेंट का। इस लॉ के स्टेटमेंट का सेकंड हाफ ये था, पहला हाफ तो ये था कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकंड हाफ ये था कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों ही बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज व्हाट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, राइट ना? नाउ लेट मी कंबाइन। बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट ये था कि इफ देयर आर टू बॉडी which is having mass m1 and m2 kept at distance small r from each other, then they will attract to each other by a certain force, and this force will be directly proportional to the product of their masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them, as I have mentioned over here. Now what I did या what I will do, मैं इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। यू कैन से ओवर हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब जब मैं इनको कंबाइन करूंगा, व्हाट आई विल गेट, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू गेट, राइट ना? अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को आई विल रिमूव, रिप्लेस करूंगा, रिमूव नहीं करूंगा, रिप्लेस करूंगा, एंड एट द प्लेस ऑफ दिस वी विल गेट equal to, and then after along with that we will be getting capital G as a gravitational constant। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी होता है, और रेस्ट थिंग विल बी लाइक m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी के हटने की वजह से इक्वल और कैपिटल जी एज ए कांस्टेंट आया है, ये दिमाग में बनाए रखिएगा। और यही जो आपके सामने फार्मूला नजर आ रहा है, इसी फार्मूले को ही बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही कंप्लीट इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? मेक श्योर ये जो कैपिटल जी है यहाँ पे, एक तरीके से आप यहाँ बोल सकते हो वेयर कैपिटल बसला, वेयर कैपिटल जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी कैपिटल जी की एक वैल्यू भी होती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। बाकी आप सबको पता होगा ये कैपिटल एफ क्या है। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कैपिटल एफ को, आप लिख सकते हो m1 को, आप लिख सकते हो m2 को, आप लिख सकते हो स्मॉल r को भी, ठीक है ना? एफ क्या है, फोर्स होगा जो उन दोनों के बीच में लगेगा, इसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स भी रखा जा सकता है। m1 क्या है, ये मास है ऑफ बॉडी 1 हो गया। ये क्या है, ये मास है किसका, ऑफ बॉडी 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बॉडी 2 हो जाएगा। और ये r क्या है, r है डिस्टेंस, इसको ज़्यादातर लोग रेडियस समझ लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये रेडियस नहीं होगा, r विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी है उसे r से इंडिकेट किया गया है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आया ना? एक और डाउट था लोगों का, वो भी लोगों ने पूछा था, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये क्वेश्चन एक था कि ये सर कैसे होता है
एक बार इसे स्टेब्लिश कराइए और बताइए, ठीक है। वैसे क्या है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी कई सारे लगते हैं, तो दैट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो, स्मॉल जी और कैपिटल जी दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी, अगर अर्थ की बात करें तो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है ना। और कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, अब इसकी बात करनी है। ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन पार्ट और राइटिंग अप्रोच मैं आपको लेटर ऑन दिखा भी दूंगा, और ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बट फिर भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। देखो, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा क्या, F इक्वल टू एम जी। ये कब पढ़ा था आपने, जब आपको ये बताया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने एक चीज पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए, ये याद आया। और एम ए में ए जो था वो एक्सेलरेशन था, तो इसी एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया, तो एम जी बन गया। क्योंकि अब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं विच इज अंडर द ग्रेविटी, सो ओवर देयर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी विल बी एम इंटू जी विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उम्मीद है कि इतना पता होगा। और एक क्वेश्चन अभी अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर विच इज अचीव्ड बाय यू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको भी यहीं पे लिख देते हैं एंड लगा करके कि F इक्वल टू कैपिटल जी। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, यहाँ पे देखो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन मैं बताऊं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास यहाँ पे सपोज कि अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर या इसके इससे थोड़े गैप पे कोई एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास का रखा गया है, तो वो अंडर द ग्रेविटी आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ पर गिरेगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इक्वल टू एम जी। और चूंकि ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, जस्ट लाइक ओवर हियर m1 एंड m2 था, तो ऐसे मान लो कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए तो जो बॉडी का मास है वो हमने स्मॉल m माना, और इसके लिए आप क्या करो, कैपिटल M मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। M1 M2 की जगह पे हमने कैपिटल M और स्मॉल m मान लिया। इससे क्या होगा, हमें यहाँ रिलेट कराने में आसानी फील होगी, राइट ना, दैट्स वाई। तो अब हम जो फार्मूला यहाँ था F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, अब मैं उसको लिखूंगा F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर में लिखूंगा। अच्छा, इसके पीछे भी रीजन है क्यों कैपिटल आर स्क्वायर लिखूंगा। कैपिटल आर विल बी द गैप बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली सेंटर से हम कंसिडर करेंगे, इफेक्टिव गैप लेंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान रखेगा। और बेसिकली वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ होगा, क्योंकि अर्थ से जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा, तो उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये डिटेल स्टडी का पार्ट होगा, कभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो बस ब्रीफली इतना समझ लो कि F कुड बी रिटेन एज कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में है ना। अब इन दोनों से आप देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, यस और नो। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्योंकि दोनों ही F हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यू कैन राइट एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अब ध्यान से देखो तो स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और यही है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में और आपको सॉल्व करना होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर ये स्मॉल जी क्या होगा, इट विल बी द ग्रेविटी फॉर द पर्टिकुलर प्लैनेट। ये किसी भी प्लैनेट पे होगा के लिए सही होगा, ऐसा ना समझना कि अर्थ के लिए ही होगा। ये m क्या होगा, मास ऑफ एनी प्लैनेट। ये r क्या होगा, रेडियस ऑफ एनी प्लैनेट। जिस प्लैनेट का मास या रेडियस लोगे उसी प्लैनेट का आपको g निकलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अर्थ का मास रख दूं, अर्थ का रेडियस रख दूं, तो हमें जो स्मॉल g की वैल्यू मिलेगी वो अर्थ के लिए मिलेगा, और होप सो इट विल बी 9.8। उम्मीद है कि आपने कभी सॉल्व किया जरूर होगा, नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी अपडेटेड कर रखा है, इसका न्यूमेरिकल मैंने अपलोड कर रखा है, एक बार ज़रूर देखना, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। और ये तो कैपिटल जी है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेरी था ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू।